तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और मैक्सवेल की थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। आपको ध्यान से समझना है। आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आता है थॉमसन मॉडल। सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमसन मॉडल। तो बेटा इसके थॉमसन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, कई नाम है, इसको आप बोल सकते हो वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है ना। थॉमसन ने क्या कहा है कि जो एटम है वो तरबूज के समान है, वाटरमेलन के जैसे है। तरबूज देखा ना बेटा, आया भी होगा। तो तरबूज में रेड पार्ट होता है, जो खाने का पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज, और बीच बीच में जो सीड्स फंसे हुए होते हैं, बीज जो होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज। इतना कह करके थॉमसन रुक गया था। आपको पता है ऐसा नहीं होता, ये पूरी की पूरी बात गलत है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। तो देखो तरबूज बना करके दिखाता हूँ आपको। ये लो, ये देखो, तरबूज ऐसा ही होता है ना बेटा। तो ये हो गया है, ये जो रेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये एटम का पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और बीच बीच में सीड्स होते हैं कि नहीं होते? ये देखो, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो एटम का नेगेटिव पार्ट क्या है? नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो थॉमसन ने केवल इतना बताया था, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के बारे में बताया, ना ही कोई एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताया, ना ही किसी न्यूक्लियस के बारे में बताया। केवल इतना बता दिया। आप जानते हो कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे बेटा। अब हम बात करने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल। इसको आपको ध्यान से समझना है, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है ना। तो बच्चों रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहा था रेडियो एक्टिविटी के लिए, रेडिएशन को रोकने के लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक है ना। तो और डिस्कवर कर दिया न्यूक्लियस को, एटम के बारे में बहुत सारी बातें बता दी। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड ही क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है, इसलिए गोल्ड की फॉइल ली और उस पर एल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई। बेटा एल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम के न्यूक्लियस को। देखो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी कि न्यूक्लियस ही बचेगा, तो उसे हम एल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया वो बता रहा हूं। गोल्ड फॉइल ली, देखो ध्यान से समझना है, ये गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल ऐसी होती है ना बेटा, देखो ये गोल्ड फॉइल ली और इस पर एल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई। तो ध्यान से समझना है। तो पहले उसने एक लेड का बॉक्स लिया। बेटा लेड जो होता है ना, वो रेडिएशन को रोक लेता है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ऑपरेशन थिएटर में जाओगे ना, तो आपको ऐसा सूट पहनना पड़ेगा जिस पर लेड की पॉलिश हो, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में विभिन्न प्रकार की रेडिएशंस यूज होते हैं। अगर वो बॉडी पर गिर गए तो कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो लेड क्या करता है? रेडिएशन को रोकता है। तो उसने लेड का बॉक्स लिया, ध्यान देना।
ये लेड का बॉक्स है। किसका बॉक्स है बेटा? लेड बॉक्स है ये क्या है? गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल है। ये क्या है? लेड बॉक्स है। और अंदर रख दिया एल्फा पार्टिकल का सोर्स। इसके अंदर क्या रख दिया बेटा? एल्फा पार्टिकल का सोर्स रख दिया। ये देखो दिखाई दे रहा है सबको? ये मान लो एल्फा पार्टिकल का सोर्स है, ठीक है? सोर्स ऑफ एल्फा पार्टिकल। एल्फा पार्टिकल, ठीक है? और गोल्ड फॉइल पर एल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई तो देखो क्या होता है, ध्यान देना है सभी को। तो बच्चों एल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कहां करवाई? गोल्ड फॉइल पर। ये देखो ध्यान से समझना है आपको, आगे कहां जा। ये लो एल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई। और बच्चों रदरफोर्ड ने क्या देखा? मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या है कि जो गोल्ड फॉइल है तो बेटा इसमें एटम होंगे। ये थिन फॉइल होती है, एकदम से थिन फॉइल होती है, तो इसके अंदर एटम है और ये पार्टिकल सीधे निकल गए, यानी कि एटम तो खाली है। जबकि थॉमसन ने क्या कहा था? अभी थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम तो भरा हुआ होता है पॉजिटिव चार्ज से, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए होते हैं। अगर बच्चों ऐसा होता तो क्या एल्फा रेज जो एल्फा पार्टिकल है वो सीधे निकल पाते? क्या नहीं निकल पाते? तो क्या देखा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे निकल गए। विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ध्यान देना है सबको, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे निकल गए। कुछ एल्फा पार्टिकल किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, बहुत कम एल्फा पार्टिकल किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत कम लगभग 20,000 में से एक एल्फा पार्टिकल जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। मान लो ये गया था और ये वापस आ गया। तो आगे पता कैसे चल रहा था रदरफोर्ड को कि ये पार्टिकल कम डिफ्लेक्ट हुए हैं, ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं? तो बेटा उसने यहां पर क्या किया, ध्यान से समझना है। आगे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था। उस पर कोई भी पार्टिकल या रेज वगैरह अगर स्ट्राइक करती है तो वहां पर पॉइंट बन जाता है, ब्राइट पॉइंट बन जाता है, चमकीला पॉइंट बन जाता है, यानी कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन चमकने लग जाती है। तो यहां पर क्या किया, यहां पर क्या किया बच्चों? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी है जो कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। तो ये क्या है? जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। ये क्या है? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ठीक है? तो देखो यहां पर तो सामने तो बहुत सारे पॉइंट बन गए, ब्राइट पॉइंट बन गए, बहुत सारे ब्राइट पॉइंट बन गए। तो यहां पर बहुत सारे ब्राइट पॉइंट बने ना, तो इससे यह पता चल गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो इधर ही आ रहे हैं। यहां पर कोई बहुत ही कम, यहां पर बहुत ही कम, यहां पर बहुत ही कम पॉइंट बने, यहां पर बहुत ही कम पॉइंट बने। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहां पर बहुत कम पॉइंट बने, इसका मतलब यहां पर बहुत कम पार्टिकल आए हैं, यानी कि डिफ्लेक्ट बहुत कम पार्टिकल हुए। तो ऐसा उसने देखा। समझ गए बात को? ये है बेटा एल्फा पार्टिकल का सोर्स, और ये आपकी एल्फा रेज हो गई। क्या हो गई? एल्फा रेज। ये गोल्ड फॉइल है। तो ये एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का। अब देखो उसने क्या देखा, ध्यान दीजिए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे क्यों निकल गए? क्योंकि गोल्ड फॉइल में एटम है और एटम खाली है। अब जरा देखना, तो एल्फा पार्टिकल्स bombarded on
गोल्ड फॉइल, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। अब देखो देखता क्या है कि रदरफोर्ड ने एल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई गोल्ड फॉइल पर। अब वो, ध्यान दो क्या देखता है, हम आगे बात करेंगे। अब बच्चों मैं सीधा एटम बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? सीधा एटम। ये लो, ये एटम है, गोल्ड फॉइल वाला ही एटम है ये। हुआ क्या? मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे निकल गए। बेटा सीधे क्यों निकले? सीधे क्यों निकले? क्यों? क्योंकि एटम देख लो आप, हालांकि आज तक किसी ने एटम देखा नहीं है, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूं, ये एटम है, ठीक है। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम क्या होता है बच्चों? इम्पटी होता है, ठीक है। जैसे ही कोई पार्टिकल बीच में आया बेटा, जैसे ही कोई पार्टिकल, सॉरी है ना, मक्खी आ गई थी तो ये भी चला देती है बोर्ड को। तो जो पार्टिकल बीच में आया, ध्यान देना, जो पार्टिकल, अब आपको वैसे पता तो है ही कि न्यूक्लियस बीचों बीच होता है, लेकिन उस टाइम कैसे पता चला था? बेटा आपको पता है कि एल्फा पार्टिकल जो होता है, एल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है 2He4, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो बेटा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि एल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बेटा अगर कोई एल्फा पार्टिकल इसके, ये देखो ये दूर है सीधा निकल गया, ये भी दूर है सीधा निकल गया, लेकिन अगर कोई एल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा, ध्यान दें, अगर कोई एल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास आएगा तो आपको पता है ना, आपको पता है ना कि वो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। ऐसे ही अगर कोई अल्फा पार्टिकल इधर से पास आएगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? ये देखो, डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज और एल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन लगता है, यानी कि न्यूक्लियस उस एल्फा पार्टिकल को धक्का मारेगा। हालांकि ये बात पता नहीं थी, जब ये डिफ्लेक्ट हुए ना तब रदरफोर्ड को पता चला, अरे एटम का पॉजिटिव चार्ज तो बीचों बीच है। क्यों? क्योंकि प्लस को प्लस ही रिपल्स कर सकता है, प्लस के थप्पड़ प्लस ही मारेगा बेटा, ठीक है। अब एक बात बताऊं ना, अगर कोई अल्फा पार्टिकल इधर से सीधा गया है इसके जस्ट सामने, तो ध्यान दे, अगर कोई अल्फा पार्टिकल सीधा गया है तो वो अल्फा पार्टिकल वापस आएगा कि नहीं आएगा? बताइए जरा, वो अल्फा पार्टिकल वापस आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि जैसे गया था ना बेटा, हालांकि मैंने ये दो लाइन बनाई है शो करने के लिए, जैसे गया था ना वैसे ही वापस आ गया। तो ये सारी बातें रदरफोर्ड ने देखी। तो क्या क्या ऑब्जर्व किया? तो ऑब्जर्वेशन क्या थी रदरफोर्ड के? ध्यान से समझना है, ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी। तो मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द alpha particles pass through the foil without any deflection, without any deflection। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। अरे तो कहां से होगा भाई, एटम पूरा खाली पड़ा है, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। अरे भाई कम ही होंगे ना, क्योंकि न्यूक्लियस तो थोड़ी सी दूर में है, तो इसके पास आएगा न्यूक्लियस उसको थप्पड़ मार देगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल पर भी बेटा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। समझे कि नहीं समझे? तो फ्यू अल्फा पार्टिकल, फ्यू अल्फा पार्टिकल वर, ये देखो मक्खियां है मजे ले रही है। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर रिफ्लेक्ट थ्रू थ्रू स्मॉल एंगल,
स्मॉल एंगल। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, यानी कि 1 आउट ऑफ 20,000, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर, यानी कि वापस आ गया ना, तो रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक का मतलब बेटा 180 डिग्री एंगल। अब इसका मतलब क्या है, देखो 180 डिग्री एंगल का मतलब क्या है, देखो अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, ऐसे जा रहा था ना, ऐसे जा रहा था, लेकिन यहां से वो वापस आ गया, तो 180 का एंगल हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए ना, अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा था, वापस आ गया, 180 का एंगल। तो बेटा सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है? तो 180 का एंगल ही होता है, क्योंकि उसके बाद तो वो पास आने लग जाते हैं ना। वैसे नहीं देखना है आपको, मैग्नीट्यूड नहीं देखना है। आप कहते हो सर 360 तो 180 से डबल होता है। अरे नहीं भाई, 180 स्ट्रेट लाइन, उसके बाद वापस वो पास आने लग जाते हैं ना। तो सबसे बड़ा एंगल 180 का है, और 180 पर केवल एक पार्टिकल वापस आया। तो एंगल जितना ज्यादा बढ़ेगा ना बेटा, पार्टिकल उतने ही कम होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए। यानी कि अगर एंगल 0 डिग्री का है तो पार्टिकल सबसे ज्यादा, एंगल कम पार्टिकल सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे कम एंगल तो 0 डिग्री का होता है। और ये देखो पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे निकल रहे हैं। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ना, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स कम होंगे। जैसे सबसे बड़ा एंगल 180 का है, तो कोई एक पार्टिकल गया और वापस आ गया, तो ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि प्लस जो है ना, वो बहुत ही कम स्पेस में होता है। ये बात आगे लिखूंगा मैं, आगे बात समझ में। उसके बाद देखो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले, तो देखो ध्यान दीजिए, देखो ध्यान देना है सबको। तो बच्चों रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व क्या क्या किया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज, ये एटम तो खाली पड़ा है, एटम क्या है? खाली पड़ा है। फ्यू पार्टिकल, फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल्स। बच्चों एक बार कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम चल रहा है, ध्यान से सुनिए, ठीक है? देखिए कि बहुत ही कम पार्टिकल, अब देखिए कि वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल्स, यानी कि जो प्लस चार्ज ना, वो बहुत ही कम स्पेस में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज dense very small space at the center of atom, center of atom, ठीक है? उसके बाद मॉडल में क्या कहा बेटा, ध्यान से समझना। मॉडल, तो मॉडल में न्यूक्लियस के बारे में बता दिया कि एटम का मास और उसका पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। कि मास ऑफ एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज present in center of atom called न्यूक्लियस, से आप न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज, क्या नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस,
around the nucleus in circular path with very high velocity। ठीक है, तो ये बातें रदरफोर्ड ने कही है। ठीक है, तो देखो मॉडल तो एकदम सिंपल ही है, एटम पूरा खाली है क्योंकि अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, ठीक है ना, और कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम स्पेस में है। ठीक है, यानी कि अगर आप कहना चाहो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल, नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, यानी कि जिसे आप म्यू बोल सकते हो। म्यू क्या है? नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल। तो बेटा एंगल कम है, यानी कि 0 डिग्री का है तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। एंगल बढ़ रहा है यानी कि 180 का है तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल, यानी कि एंगल बढ़ेगा ना तो नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल कम होंगे, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? ताकि एंगल बढ़ेगा तो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल क्या होंगे? कम होंगे। तो एक तो ये रिलेशन याद रखना आप, ठीक है। एक याद रखना, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस और एटम की रेडियाई के बारे में बताया था, एक रेंज बताई थी न्यूक्लियस की और एटम की रेडियाई की। तो रेडियाई बोल दो, रेडियस बोल दो, तो रेडियाई ऑफ एटम बताया था 10⁻⁻10 मीटर रेंज में, और रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस बताई थी 10⁻⁻15 मीटर रेंज। तो बेटा अगर हमें इनका रेशियो लेना हो तो ध्यान देना सभी बच्चे, रेडियाई ऑफ एटम अपॉन रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस। तो बेटा एटम की रेडियाई है 10⁻⁻10 मीटर और ये है 10⁻⁻15 मीटर, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि रेडियाई ऑफ एटम तो ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻5 हो जाएगा ना बेटा। तो रेडियाई ऑफ एटम 10⁻5 टाइम्स ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस। तो ये रिलेशन आपको एक याद रखना है, ठीक है। अब अगर हमें रेडियाई का बेटा पता चल गया है ना, सभी बच्चे ध्यान दें, अगर हमें रेडियाई का पता चल गया तो हम वॉल्यूम, क्योंकि एटम स्पीयर होता है और स्पीयर, एटम और न्यूक्लियस दोनों ही स्पेरिकल होते हैं बेटा, तो स्पीयर का फॉर्मूला 4/3πr³ होता है। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की बात करूं, देखना वॉल्यूम की, तो देखो वॉल्यूम ऑफ एटम, तो बेटा 4/3πr, एटम की रेडियाई कितनी है बेटा? 10⁻⁻10 का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो 4/3π, और न्यूक्लियस की रेडियाई कितनी है? 10⁻⁻15, 10⁻⁻, समझ गए। अगर इनमें रिलेशन ले तो भाई रिलेशन तो सिंपल है, निकाल ही सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो बेटा ये 4/3 से 4/3 कट जाएगा, ऊपर तो बच गया 10⁻⁻13 और नीचे बच गया 10⁻⁻45, यानी कि ये ऊपर जाकर के 15 हो जाएगा प्लस का, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल 10⁻15 ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। समझ गए, एक ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अब देखो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की रेंज भी बताई थी कि न्यूक्लियस की रेडियाई ये होगी, तो वो आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ध्यान दो। तो रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस, ध्यान देना है, रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस वो बताई थी 4/3 इंटू 10⁻⁻13 a 1/3 सेंटीमीटर। तो ये बताया था बच्चों। यहां पर a क्या है बेटा? मास नंबर, मास नंबर का क्यूब रूट आपको लेना है। जैसे इस पर मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, फाइंड रेडियाई
ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम 1327। तो बेटा रेडियाई आप निकालोगे, देखो तो 4/3 इंटू 10⁻⁻13 इंटू, अब बेटा जो नीचे लिखा होता है ना वो एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर लिखा है ये मास नंबर होता है। तो इंटू मास नंबर 27 है, और 27 का आपको क्यूब रूट लेना है, तो 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा, यानी कि 4/3 इंटू 10⁻⁻13 इंटू ये कितना हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है, तो हो गया 4 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब देखो रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक है, तो वो ड्रॉबैक हम जस्ट बोर मॉडल से पहले पढ़े, ठीक है। भाई रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं, अगर चारों ओर घूमेंगे बेटा तो एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि जो मूव करेगा एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी। आपको अगर कोई कहते 5 किलोमीटर दौड़ो तो आपकी एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी, तो आप बैठोगे कि नहीं बैठोगे, अरे बैठोगे ना। तो ऐसे ही ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वो न्यूक्लियस के पास आएगा। बेटा न्यूक्लियस के पास एनर्जी कम होती है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते ना तो हायर एनर्जी लेवल आते हैं। तो ये बोर मॉडल में आप पढ़ोगे, तो जैसे जैसे वो घूमता रहेगा बेटा तो उसकी एनर्जी कम होगी कम होगी कम होगी, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो आपका है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, ठीक है। यानी कि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका, ये इसका ड्रॉबैक था, तो वो हम जस्ट बोर मॉडल से पहले पढ़ते हैं। अब बच्चों अब नेक्स्ट हम कुछ एटॉमिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान से समझना है। तो अब हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू एटम, ध्यान दो सभी बच्चे, टर्म्स रिलेटेड टू एटम, टर्म्स रिलेटेड टू एटम, ठीक है बच्चों। तो ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है 1-2 सेकंड का ही होता है बीच में, आप ध्यान दें। तो सबसे पहले टर्म्स में मैं बात करता हूं आइसोटोप्स की, किसकी बात करता हूं, आइसोटोप्स की, किसकी बात करता हूं बेटा, आइसोटोप्स। ध्यान से समझना है, अरे ध्यान से समझना है, आइसोटोप्स। तो बेटा आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम जिनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं, सीधा सा, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have different mass number, different मास नंबर, जिनके मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे बेटा मैं हाइड्रोजन की बात करूं, ध्यान से समझना है इसको, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ध्यान रखना इनके बारे में पूछ लिया जाता है, 1H1, 1H2 और 1H3। बेटा 1H1 को प्रोटियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटियम। 1H2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं, 1H3 को ट्राइटियम बोलते हैं। और ध्यान रखना ये जो ट्राइटियम है बेटा ये रेडियो एक्टिव होता है, क्या होता है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब जिससे रेडिएशंस निकलती रहती है। ऐसे ही अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के C612, C613, C614, तो कार्बन का ये आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है। तो बेटा देखो ना, ये देखो तीनों एटम हाइड्रोजन की है ना, तो देखो एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट, ऊपर मास लिखते हैं। तो एक ही एलिमेंट के एटम जिनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं, ये बेटा तीनों एटम कार्बन के ही है ना, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट, तो इन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। उसके बाद बात आती है, आइसोबार्स की। तो बेटा आइसोबार का मतलब अलग अलग एलिमेंट के एटम, अगर अलग अलग एलिमेंट होगा तो एटॉमिक नंबर तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, जिनका मास नंबर सेम होता है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर क्या होता है बेटा, सेम होता है। एग्जाम्पल देख लो, आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 24। ठीक है, अब देखो ये तीनों एटम अलग अलग एलिमेंट के हैं, ये आर्गन का है, ये पोटेशियम का है, ये कैल्शियम का, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास नंबर सेम हो, तो ये आइसोबार सीधा सीधा है। तीसरा अगर मैं बात करूं आइसोटोन्स, आइसोटोन, इनमें न्यूट्रॉन सेम होंगे। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ different elements which have same number of न्यूट्रॉन्स, जिनके न्यूट्रॉन सेम होते हैं। एग्जाम्पल सिंपल सिंपल चीजें हैं ये तो। एग्जाम्पल जैसे कार्बन 613, नाइट्रोजन 714, अलग अलग एलिमेंट है। अब बेटा न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं ए माइनस, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड से। तो बेटा इसमें देख लो 13 माइनस 6 कितने हैं, ए ऊपर वाला मास नंबर, नीचे वाला जेड एटॉमिक नंबर 7। इसमें देख लो 14 माइनस 7 कितने हैं, 7। तो न्यूट्रॉन सेम है तो उसे आइसोटोन्स बोलेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि वे स्पीशीज, इसमें सब कुछ आता है, वे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, स्पीशीज which have same number of इलेक्ट्रॉन, जिनके इलेक्ट्रॉन क्या हो बेटा, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो कार्बन 4 माइनस, बेटा कार्बन के का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम गेन करता है तो उस पर माइनस आता है, तो 4 माइनस है, इसका मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, 3 और आ गए 10। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, 2 और आ गए 10। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, 1 और आ गया। नियोन के पास पूरे 10 होते हैं। सोडियम के पास, अब बेटा जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना तो उस पर प्लस चार्ज आता है, क्या चार्ज आता है, प्लस चार्ज। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, 1 निकल गया। ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं 12 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, 2 निकल गए। ऐसे ही मैं एल्यूमिनियम की बात करूं 13 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, 3 निकल गए, 3 निकल गए। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद मैं बात करूं आइसो डाइफर, तो बेटा आइसो डाइफर वे होते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिफरेंस सेम होता है। इसे आप ध्यान से समझना। तो एटम्स ऑफ different elements which have same difference between number of protons and न्यूट्रॉन्स। इसका एग्जाम्पल ध्यान से समझना। तो एग्जाम्पल ये देखो 613 और नाइट्रोजन 750। अब देखते हैं, तो बेटा पहले तो न्यूट्रॉन देखो, इसमें प्रोटॉन तो 6 है क्योंकि नीचे लिखे हुए जो होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन है तो इसमें न्यूट्रॉन देखो 13 माइनस 6 कितने हैं, 7। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड करके। तो 7 तो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन 6 है, तो डिफरेंस 1। इसमें बेटा देखो न्यूट्रॉन देखो 15 और माइनस 7 यानी कि 8 तो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन 7 है, डिफरेंस कितना आ गया, 1। समझ गए।
सिंपल है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस सेम होता है। तो देखो 6 तो प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, क्योंकि ऊपर हम लिखते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 7 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, डिफरेंस 1। 7 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, तो डिफरेंस 1। तो ये आइसोडाइफर हो गया। अब बेटा हम बात करते हैं आइसोस्टर की। किसकी बात करते हैं? आइसोस्टर की। आइसोस्टर, तो बेटा आइसोस्टर का मतलब है क्या क्या सेम होनी चाहिए, ऐसा मॉलिक्यूल या आयन, या फिर मैं स्पीसीज लिखूंगा जिसमें एटम सेम, इलेक्ट्रॉन सेम, स्ट्रक्चर सेम, उसे हम आइसोस्टर कहते हैं। स्पीसीज which have same number of atoms, electrons and structure। तो बेटा स्ट्रक्चर तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, अभी मैं एग्जांपल दूं तो आप मेरी बात मान लेना, इसकी स्ट्रक्चर यही होती है ना। स्ट्रक्चर हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। तो बेटा CO2 और N2O, तो सबसे पहले एटम देख लेते हैं। तो बेटा CO2 में एक तो कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो CO2 में कितने एटम हैं? 3। N2O में 2 नाइट्रोजन का है और 1 ऑक्सीजन का, तो एटम कितने हैं? 3। अब बेटा इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो बेटा कार्बन जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 16। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 22। एक नाइट्रोजन के पास 7, तो 2 के पास 14 और ऑक्सीजन के पास 8। और बेटा स्ट्रक्चर एक बार आप याद रख लेना, CO2 आपका लीनियर होता है और N2 भी क्या होता है? सब कुछ सेम है। अगर मैं और एग्जांपल की अगर बात करूं बेटा, तो ओजोन और NO2 माइनस। तो सबसे पहले एटम देखो, सबसे पहले किसकी बात करूं? एटम। तो ऑक्सीजन के पास 3 है, नाइट्रोजन इसके पास भी 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 3 है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो बेटा 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24, क्योंकि 1 ऑक्सीजन है 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास बेटा देखो, नाइट्रोजन के पास 7 और ऑक्सीजन के पास 16, तो 23 हुए, लेकिन एक माइनस होने का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसके पास भी 24 हुए। और बेटा स्ट्रक्चर की बात करूं, ध्यान रखना ये दोनों ही वी शेप्ड होते, या बेंट बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो? बेंट स्ट्रक्चर होती है। ये आइसोस्टर हो गए, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सवेल की थ्योरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। ओके।